हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 7 के चैप्टर 1 समानता को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेज से। तो फर्स्ट पेज जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है शिक्षकों के लिए, तो इसे आप एक बार खुद से रीड करें, क्योंकि आपको एलटी ग्रेड का जो मेंस है वो डेस्क्रिप्टिव देना है, तो आपके लिए इसे समझने में आसानी होगी। और जब हम खुद से एक चीज़ को समझ के पढ़ते हैं तो हमें उतना ही आसान होता है किसी चीज़ के बारे में लिखना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, समानता की। तो देखिए, यहाँ पर वोट देने के लिए लाइन लगी हुई है। ये जो है क्लास 6 की पुस्तक में भी हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं कि लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय। समानता जो है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली को सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग बिना किसी जाति भेदभाव के लाइन में लगे हुए हैं। तो वे विचार करते हैं कि हमारा जो सबका हक है वो क्या है, वो वोट देने का है। मताधिकार की समानता से शुरुआत करते हैं। कहानी का जो प्रारंभ होता है वो कांता के वोट देने में लाइन में खड़े होने से होता है। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और पड़ोसी छोटीलाल को भी। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, शिक्षा का, जाति का, कुछ भी हो, गरीब या अमीर। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी, सबसे जो सबको अधिकार मिलता है वो क्या होता है, वो होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लोकतंत्र का जो आवश्यक पहलू है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है, समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए तो खुश है कि वह जानती है कि उसके पास भी सबकी तरह एक वोट है, लेकिन जो कांता है वो बाद में सोचती रहती है कि क्या हम वास्तव में समान हैं। मैं एक झोपड़पट्टी में रहती हूँ और मेरे घर के पीछे नाला है, उसकी बेटी बीमार है, वह काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की जो नौकरी होती है उसे थका देती है, फिर जो है सरकारी अस्पताल के सामने उसे लंबी लाइन में खड़ा होना होता है, और ज़्यादातर वहाँ पर इतनी लंबी लाइन होती है क्योंकि वहाँ पर अधिकांश लोग गरीब होते हैं। अन्य प्रकार की असमानताओं की बात करें तो कांता उन लोगों में से है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। भारत में जो सामान्य प्रचलित असमानता है उनमें से एक क्या है, उनमें से एक है जातिगत व्यवस्था। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हमें शुरुआत से मतलब छोटी आयु से ही पता चल जाता है कि जातिगत पहचान हमें करा दी जाती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जो लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं वे जात पात में विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके भी दिमाग में आप देख पाएंगे कि जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो ऐसे विज्ञापन दिए हुए हैं जिनमें शादी के लिए विज्ञापन दिए हुए हैं और इनमें पूरी तरह से हाईलाइट किया हुआ है। उसमें क्या है कि हमें बिल्कुल राजपूत जो कन्या चाहिए इस तरह से, तो मतलब जाति को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जाति को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। तो दलितों के कुछ वर्ड यूज़ किया गया है। जो दलित होते हैं, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति को स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का क्या अर्थ होता है, दलित का होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। उनके साथ बहुत भेदभाव होता है और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक हैं। उनकी आत्मकथा है जोटन। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कक्षा में मुझे दूसरे से अलग बैठना पड़ता था, वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने के लिए जो टाट पट्टी होती थी उस पर जगह नहीं होती थी। मुझे दूर बैठाया जाता था दरवाजे के पास और बिना कारण हो मुझे मारा पीटा भी जाता था। जब वे कक्षा 4 में थे तो उन्हें झाड़ू लगाने के लिए कहा, और मेरे छोटे और कमजोर शरीर के मुकाबले जो मैदान था जो इसकी सफाई करनी थी वह बहुत बड़ा था।
और सफाई करने में मेरी पीठ दर्द करने लगी। मेरा चेहरा धूल से भर गया, धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई। मेरी जब दूसरी कक्षा के जो बच्चे थे और जो अन्य बच्चे थे वे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। अध्यापक जो थे वे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार भी पानी पीने की अनुमति नहीं दी गई। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों, दरवाजों और खिड़कियों से शिक्षक और लड़के तमाशा देख रहे थे। और अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान की मुझसे जो है झाड़ू लगवाई जाती रही। और अपना यह क्रम तभी रुका जब जो ओम प्रकाश जो लेखक हैं उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। तो उन्होंने स्कूल से उसे साहसपूर्वक सामना किया वहाँ के शिक्षकों का और ओम प्रकाश को हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, तुम एक शिक्षक हो इसलिए अभी जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना कि यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेला यही नहीं इसके बाद बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे। दूसरी कहानी भी इसी तरह से दी गई है। यह है एक श्री और श्रीमती अंसारी की। एक जो मकान है वे किराए पर लेना चाहते थे। उन्हें पैसे वाले थे, उन्हें किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। डीलर उन्हें जो मतलब कई सारे मकान हैं वो दिखाता है और मकान अच्छा लगता है। लेकिन जो क्या होता है कि जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते, कोई भी मांसाहारी व्यक्ति उनकी बिल्डिंग में नहीं रहता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति ये देखकर जो सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मछली पकाने की कहीं से गंध आ रही थी। इसी तरह उन्होंने और भी मकान देखे, लेकिन जो अंसारी दंपति थे वे इस तरह से मतलब उन्हें कोई भी मकान देने को तैयार नहीं था। तो मकान मालकिन ने उन्हें कहा भी कि वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे, लेकिन ऐसा उनके आत्मसम्मान के लिए उन्होंने करना ठीक नहीं समझा। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ है वो जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। और इसी तरह जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति को भी उनकी भी गरिमा को ठेस पहुंची। इसी तरह वे अपने जो उन्हें सम्मान था उनका उसको पाने के लिए बुरी तरह से आहत हुए हैं। और मकान किराए पर देने को भी अंसारी दंपति को कोई तैयार नहीं था और प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने तक का सुझाव दे दिया था। अब भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। यह इसका अर्थ क्या है कि चाहे वे किसी भी पुरुष हो या स्त्री, किसी भी धर्म, जाति, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वे समान माने जाएंगे। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो असमानता है वो खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या है कि कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। अब कानून लोगों के सम्मान और उनकी समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। जो अनुच्छेद हमारा 14 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता, जैसे घरेलू काम करने वाली नौकरी महिला तक सभी को एक ही कानून का पालन करना है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग यानी कि पुरुष या स्त्री होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कहा गया है आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 है जो वो हमारा क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरे पॉइंट में कहा गया हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। तो सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और फोर्थ जो पॉइंट है अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो आर्टिकल 17 है उसमें हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को 2 तरह लागू किया। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो 2 तरह से लागू किया गया कि नई नई जो सुविधा वो हैं, योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं वे भी चलाए गए हैं। और पहला कानून के द्वारा। तो जो व्यक्ति के साथ समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने
उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इसी तरह की एक योजना चलाई गई थी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिसमें जो स्कूली बच्चे थे, सरकारी स्कूल में प्राथमिक जो स्कूल के बच्चे थे, उन्हें दोपहर का जो भोजन था वो दिया जाता था। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में की गई। तमिलनाडु राज्य से इसकी शुरुआत होती है। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया गया था। 2001 से जब इसकी शुरुआत हो रही है कि सभी राज्यों में यह निर्देश कर दिया गया कि उन्हें 6 माह के भीतर सभी अपने जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करेंगे। और इसके जो है काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या है कि गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते कि पहले बच्चे खाना खाने घर आते और वापस स्कूल ही नहीं जाते थे, लेकिन अब उन्हें भोजन मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में सुधार आया। और वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए आना होता था, अब वे ऐसा नहीं करना पड़ता था। अब जातिगत पूर्वाग्रह जो थे उसमें भी कमी आई है। इससे निम्न जाति और उच्च जाति के जो सभी बच्चे हैं वो साथ साथ बैठकर खाना खाते, और कुछ महिलाओं को भी, जो मतलब दलित महिलाएं हैं, उन्हें भी काम पर रखा गया। तो इससे क्या है, जाति पाति का जो भेद है वो कम हुआ है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन व्यक्तियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो खाली पेट स्कूल आते थे और भूख के कारण पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो इस तरह की योजना से दूर हुई हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो और भी अभी कोई बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। स्कूलों में उपस्थिति और उनका जो प्रवेश है तो बढ़ गया है, लेकिन जो फिर भी इस देश में वे स्कूल हैं जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब गरीबों और अमीरों के स्कूलों के भेद अब भी बहुत ज़्यादा हैं। आज भी देश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को असमान स्थितियों में धकेला जाता है, इनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। मतलब जैसे पहला दृष्टिकोण था असमानता को लेकर, वैसा अब नहीं है और धीरे धीरे स्थिति सुधरती जा रही है। लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। इसमें व्यक्तियों को और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होगा। यहाँ पे एक बार साइड में पॉइंट दिया गया है, भीमराव अंबेडकर जी के पॉइंट 2 दिए गए हैं, प्लीज एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। देखिए कितनी सुंदर लाइनें अम्बेडकर जी ने कही हैं। आत्मसम्मान का मतलब सिर्फ असमानता वाले भाव से नहीं है। शायद जो व्यक्ति बेरोजगार हैं वे भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि एक नौकरी लगने के बाद की स्थिति और नौकरी लगने से पहले की स्थिति क्या होती है। तो इसी तरह की उन्होंने लाइनें कही हैं। और लास्ट लाइन आप एक बार दोबारा से रीड करेंगे, केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो यह सभी पर लागू होती है। नेक्स्ट इनकी लाइनें हैं, वे देखते हैं, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी के दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो दोनों ही लाइनें अपने आप में एक विशेष अर्थ रखती हैं और सभी पर लागू होती हैं। तो प्लीज आप इन्हें अपने जीवन में बिल्कुल फॉलो करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है, जहाँ असमानता के लिए संघर्ष जारी है। ऐसा नहीं है।
संसार के अधिकांश जो लोकतंत्रीय देश हैं वहां पर समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष होते रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अफ्रीकी और अमेरिकन लोगों के बीच जिनके पूर्वज गुलाम थे अफ्रीका से लाए गए, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकन अमेरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। उनके साथ बहुत ज़्यादा समानता का व्यवहार होता, कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था और बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता। कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना होता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को क्या होता है कि दिन भर काम करने के थक जाने के कारण बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया और इसी उनके इनकार ने अफ्रीकन अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाता है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकार आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। तब उनके लिए कानून बन गया कि नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध करना पड़ा। इससे क्या हुआ, यह भी कहा गया कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए। इतना होने के बावजूद भी क्या होता है कि अफ्रीकी अमेरिकन जो है गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन केवल सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं, जहां कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जबकि जो गोरे विद्यार्थी हैं निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो मतलब फिर भी उन्हें समानता का भाव तो मिला, कानून में समानता भी मिली, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके लिए फिर भी अलग ही रही। अब भारतीय संविधान जो अनुच्छेद है 15 उसके कुछ अंश दिए गए हैं, वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट दिया गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी धर्म नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान मिलने से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो समर्पित कुएं, तालाब, स्नानघाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लोकतंत्र को चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नई अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में हमने पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठ को पढ़ते हुए सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसके कुछ एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनके हमारे LT ग्रेड जो मेंस एग्जाम है उसमें आने के पूरे चांसेस हैं। इसमें दिया गया है लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके LT ग्रेड के मेंस एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस हैं। इस तरह की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।